नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 20 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में 3 इश्यूज़ हैं। पहला तो कि रशिया ने जब से यूक्रेन में इन्वेड किया है तब से रशिया की पावर पे क्वेश्चन मार्क तो लगने लग गए हैं कि जो 3 दिन में एक पूरे वॉर को ख़त्म करने वाला था, 7 महीने बीत चुके हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। दूसरी बात करेंगे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे क्या हुआ शुरुआती सालों में, वो हम समझेंगे। और तीसरा हम जानेंगे कि जी अभी डिजिटल कंपनीज जो हैं, ये बिग 5 जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज की जो पकड़ है उसको काउंटर करना है, उसको बैलेंस करना, और साथ में जो आप कह सकते हो कि जो सॉवरेनिटी है एक कंट्री की, वो कैसे मैनेज हो। तो उन चीज़ों के लिए एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो इंडिया के हाथ में देखो G20 की अभी प्रेसिडेंट इंडिया है, हो जाएगा। तो उस परिस्थितियों में इंडिया क्या कर सकता है, किस तरीके से वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ को साथ मिला करके काम किया जा सकता है। तो डिजिटल सेगमेंट को रेगुलेट करने से संबंधित आर्टिकल है। तो 3 है, तीनों को देखते हैं आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया एंड द यूरेशियन वैक्यूम। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। देखो रशिया ने, आपको पता ही है, यूक्रेन पर अटैक किया है, 3 दिन का नाम लिया, अभी तक तो ख़त्म हुआ नहीं है। तो रशिया देखो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इंडिया को नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे वो यूरेशिया में अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकता है। देखो यूरेशियन रीजन में हम बात करें तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी, इनके आसपास के जो एरियाज़ हैं वो मेजरली आ जाते हैं। और ये वो एरिया है जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स कर गया तो यूरेशियन रीजन में अलग अलग कंट्रीज़ निकल के आए, लगभग 15 नए कंट्रीज़। उनमें से एक कंट्री था सबसे बड़ा रशिया, और उसके अलावा बाकी छोटे बड़े और कंट्रीज़ थे, जिनमें आप देख सकते हो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ये 5 तो स्थान आ गए थे। इधर अर्मेनिया और ये कंट्रीज आ गए थे, अर्मेनिया क्या नाम है इसका, जॉर्जिया, और ये कई कंट्रीज़ आ गए थे। इधर यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये कुल मिलाकर के टोटल 15 कंट्रीज़ आए थे। पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि यूरेशियन रीजन में जो यूरोप और एशिया के बीच का जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर अगर देखा जाए ना तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था या इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। क्योंकि सोवियत यूनियन एरा की बात करें ना तो उस टाइम पर हमारी अच्छी पकड़ थी, और एशियन रिपब्लिक्स जो थे वो सोवियत यूनियन से ही बाहर निकले। तो रशिया के थ्रू हमारी पकड़ थी। पर अभी की सच्चाई तो हमें पता है ना कि हाल क्या हो रहा है। रशिया खुद कमज़ोर पड़ रहा है और वहाँ पर एक खालीपन आ रहा है, और उस खालीपन को ऑक्यूपाई करने में चाइना कोई कमी छोड़ नहीं रहा है ना। तो ऐसे में दिल्ली क्या करे। आज हम सच्ची बात तो ये है कि डायरेक्ट तो कोई हमारी एक्सेसिबिलिटी है नहीं। हम बार बार बात करते हैं ना कि वही सेंट्रल एशिया की एक्सेसिबिलिटी आ जाए। हमने ईरान को क्यों सपोर्ट किया, ईरान को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं हम, कैसे भी करके ईरान की मेंबरशिप इंश्योर होती, और हो गई अब की बार 2022 के समिट में एससीओ का मेंबर बन गया ईरान, परमानेंट मेंबर। अब यहाँ पर पॉइंट क्या निकल के आता है, क्योंकि ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान होते हुए या फिर कैस्पियन सी होते हुए सीधा एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो वो जो कनेक्टिविटी है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सच बात तो ये है कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज से जोग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है, ट्रेड हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, इन्वेस्टमेंट टाइज की बात करें तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर के अंडर डेवलप्ड रिलेशनशिप को हमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। नहीं तो मॉस्को की सच्चाई तो हमें पता है डिक्लाइन कर रहा है, पर दूसरी तरफ वहीं पर चाइना उसको अपनी पकड़ बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी तक तो इंडिया ने क्या किया, रशिया और ईरान के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में अपनी एंगेजमेंट रखी। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में भी अगर तालिबान की बात करें, ठीक है, 1996 से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था। तालिबान फर्स्ट जो था उसमें रशिया और ईरान का बहुत बड़ा रोल था, है ना। पर उसके बावजूद अब की परिस्थिति देखें तो आपको भी पता है कि चाइना बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ बना करके रख रहा है। पर रशिया ने जो हमें सपोर्ट दिया उसके बेसिस पे हमने संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारी मेंबरशिप ले ली। क्योंकि रशिया को भी देखो, रशिया और चाइना दोनों दोस्त हैं नो डाउट, बट रशिया को खुद को खतरा है चाइना से, ये चीज़ भी रशिया बिल्कुल अच्छे से समझता है। इसलिए इंडिया को हमेशा साथ में रखता है रशिया। देखो हमेशा इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि नेशनल इंटरेस्ट प्राइम रखा जाता है सबसे ऊपर। आज चाइना अगर अपनी पकड़ ज़्यादा बनाता है तो रशिया उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर
अगर हिस्टोरिकल ग्लोरी की बात करें तो रशिया बहुत बड़ी एम्पायर रही हुई है कभी, समझ गए। तो ऐसे में रशिया अपनी ग्लोरी को गेन करना चाहता है, चाइना अभी करंट अपनी पकड़ बनाना चाहता है ना। पर चाइना की ज़्यादा पकड़ बनना भी रशिया के लिए घातक साबित हो सकती है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी इक्वेशन है, और चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे लिए रशिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो रशिया को और इंडिया को बिल्कुल दूर नहीं जाने दे रही है। पर सच बात तो ये भी है ना कि रशिया बहुत हद तक अभी वीक भी होता चला जा रहा है, और ये चीज़ हमने देख भी ली। अभी आप देखो, रिसेंट जो लद्दाख में कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्रंटेशन था चाइना इंडिया के बीच में, तो उसमें हमें रशिया का पूरा सपोर्ट था। तब रशिया ने पूरा आर्म सप्लाई देने की बात करी थी, बोला आप टेंशन मत लो। उस केस में हमने चाइना से लड़ाई कर रखी थी, है कि नहीं, चाइना ने एग्रेशन दिखाया था, फिर भी रशिया ने हमें सपोर्ट दिया। जबकि रशिया और चाइना की क्या हुई, अनलिमिटेड पार्टनरशिप की बात हुई है। पर यह चीज़ तो क्लियर हुई है ना कि जब से यूक्रेन में इन्वेड किया है रशिया ने, तब से चाइना ने भी ओपनली इतना सपोर्ट नहीं किया है जितना बातें बोली गई थी कि जी हाँ, मतलब मिलिट्री सप्लाई दे देगा, मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर देगा। चाइना ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, बस केवल एक जो रीजनल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कॉन्फिडेंस दे करके रखा रशिया को, ठीक है। तो एक ये जो मिसकैलकुलेशन रही ना, इसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट चाइना का भी आ जाता है। ओके, फिर इसके अलावा देखा जाए तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अभी क्या माहौल बन रहा है, जो हमने कल परसों देखा था कि जब से यूक्रेन में अटैक हुआ है ना, क्योंकि यूक्रेन भी यूएसएसआर का पार्ट था, अब रशिया अगर अपनी खोई हुई ग्लोरी को गेन करना चाहे और उसके लिए यूक्रेन पे अटैक कर दे, तो बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भी तो टेंशन में आएंगे ही ना कि यार कल को यूक्रेन पे अटैक हो गया तो हमारे ऊपर अटैक नहीं हो सकता। तो उस चक्कर से वो लोग भी डरे हुए हैं। ये स्टांस जो हैं, ये लोग भी, ये कंट्रीज भी हैं, बड़े वो हैं कंसर्न कि भैया हमें हमारी ऑटोनॉमी चाहिए चाहे कुछ भी हो, है ना। फिर अगर बात करें तो इंडिया में कैसी सोच चलती है, हम नॉर्मली ये देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो रशिया को जो है वो चाइना की तरफ पुश कर रहे हैं। जिस तरीके से हम बातें भी बहुत बार कर चुके हैं कि अगर रशिया पे ज़्यादा सैंक्शंस ना लगाते या रशिया को ज़्यादा परेशान ना करते, नेटो का ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करते, तो चाइना की तरफ रशिया नहीं जाता। सवाल यह है कि रशिया भाई 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है ना। तो उस केस में आप कैसे कह सकते हो कि रशिया को पुश करना है या फिर रशिया अपनी चॉइस खुद डिसाइड करेगा। तो वो तो अपनी चॉइस खुद से डिसाइड कर सकता है। अब पॉइंट हमारे कि उसको चाइना की तरफ जाना है या वेस्ट की तरफ जाना है। अब देखो बात ऐसी है कि जब से ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है ना, तब से 3 नेगेटिव ट्रेंड्स बने, और वो तीनों नेगेटिव ट्रेंड हमारे लिए कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, इसीलिए हमने नेगेटिव बोला इनको। वो नेगेटिव ट्रेंड क्या है? सबसे पहला नेगेटिव ट्रेंड तो मैं आपको बता ही दिया है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो आसपास के जो दूसरे कंट्रीज हैं वो इस चीज़ को लेकर के कंसर्न है कि रशिया जो है वो अभी यूक्रेन पे अटैक कर सकता है, तो हम कौन से स्पेयर में रहेंगे, हमें भी अटैक किया जा सकता है। तो वो लेकर के बड़े कंसर्न है अपनी तरफ से ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, और उनका फिर ये सोचना रहता है कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए या हमें हमारी ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए हम केवल रशिया पे डिपेंडेंट रहें, तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रशिया ने ये चीज़ करके अब सीधी सी बात है, वो है तो मेंबर उसी के, जैसे कि दिमित्री मेदवेदेव, फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि रशिया अपनी खोई हुई ग्लोरी गेन करेगा, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने जॉर्जिया को तो यहाँ तक बोल दिया कि जॉर्जिया तो कभी था ही नहीं, इस तरीके की बातें बोल दी। वो बात अलग है कि उस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया। इसके अलावा कजाकिस्तान के लिए बोल दिया, कजाकिस्तान तो बोला आर्टिफिशियल स्टेट है, इस तरीके की बातें बोल दी। तो ये बातें सीधा हिंट करती हैं इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए कि जी हम भी खतरे की, हमारे ऊपर भी खतरे की घंटी तो है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। कजाक्स जो हैं वो वैसे देखा जाए तो कजाक्स इस चीज़ को लेकर के पहले से अलर्ट है। कजाकिस्तान में जो कजाक्स है, डोमिनेटेड कम्युनिटी, एथनिसिटी, उनकी अगर बात करें, ठीक है। रशिया ने जब से जॉर्जिया में इन्वेड किया 2008 में और क्रीमिया को हड़पा 2014 में, तब से कजाकिस्तान बिल्कुल अलर्ट पे है। और वही चीज़ है कि यूक्रेन पे अटैक करने के बाद में तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया है। वो बात ठीक है कि कजाकिस्तान में हमने जनवरी मंथ में, ध्यान हो आपको पता है कि वहाँ पर लोगों ने डेमोक्रेसी को ऐसे लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे। पर उस टाइम पे कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कश्मीर जोमार्ट तोकायेव, इन्होंने रशिया की हेल्प ली थी और उस रिवोल्ट को फिर सप्रेस किया था। उसके बावजूद, मतलब रशिया ने खुला सपोर्ट किया तो जनवरी में, फिर उसके बावजूद भी जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया ना, तो कजाकिस्तान ने रशिया का सपोर्ट नहीं किया।
ठीक है ना। आज देखो आप, जो कजाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट है वो यूरोप, टर्की, चाइना, इनके साथ में अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है और अपनी जो ओवर डिपेंडेंस है रशिया पे उसको रिड्यूस कर रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर शो हो रही है कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। दूसरा कंसर्न ये है कि रशिया देखो कमज़ोर हो रहा है, ये इसमें तो डाउट है ही नहीं, क्योंकि इस यूरेशियन स्फीयर में जो मेन इन्फ्लुएंशियल एरिया था जहाँ पर रशिया की चलती थी, वहीं पर रशिया वीक पड़ रहा है। और ये यूक्रेन वॉर ने तो एकदम क्लियर कर ही दिया है। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इसके बीच में इन दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। ठीक है, इस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के दोनों कहते हैं ना एक दूसरे को बिल्कुल मारने के लिए रेडी बैठे हैं ये कंट्रीज। वहां पर रशिया अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज कराने में सफल नहीं रह पा रहा है, क्योंकि रशिया खुद एक वॉर में इन्वॉल्व है, तो क्या सेटल करवाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में रशिया की जो कैपेसिटी थी ना यूरेशियन रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स को मीडिएट करने की, कंट्रोल रखने की, वो हो गई है बहुत ही ज़्यादा कम। इसके अलावा अजरबैजान और अर्मेनिया, ठीक है, एक तरफ ब्लैक सी है, एक तरफ कैस्पियन सी है, नीचे ईरान है, इधर टर्की है, और इस वाले एरिया में लोकेटेड है ये अजरबैजान और अर्मेनिया। इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, इसमें लड़ाई होती रहती है। तो अर्मेनिया को हमेशा से रशिया का सपोर्ट मिला है, पर अब की बार अर्मेनिया को उतना सपोर्ट मॉस्को नहीं दे पा रहा है जितना कि पहले दिया करता था, क्योंकि खुद रशिया वॉर में इन्वॉल्व है, जबकि यूएसए खुद अर्मेनिया की तरफ है। ठीक है, क्योंकि अजरबैजान यहाँ पर ज़्यादा अटैकिंग मोड में है, राइट। तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आ जाती है फिर कि यहाँ पर रशिया का जो रोल है वो कमज़ोर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि यूएसए की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो अर्मेनिया की विजिट करके गए और उन्होंने बोला कि हम सपोर्ट देंगे, इवन मिलिट्री असिस्टेंस तक भी देने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से तीसरा ट्रेंड हो गया रशिया का कमज़ोर होना। फिर बात आती है कि रशिया की कमज़ोरी का फ़ायदा चाइना उठा रहा है। ठीक है, चाइना ने कजाकिस्तान के लिए सीधा बोल दिया कि आपको नेशनल इंडिपेंडेंस आपकी मेंटेन रखेंगे, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इन सब के लिए हम आराम से सपोर्ट करेंगे आपको। ये पॉइंट कब आता है, जब एससीओ की जो मीटिंग थी ना उज्बेकिस्तान के समरकंद में, उस मीटिंग से पहले चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान, जिसका नाम बदल करके अब वापस से पुराने वाला जो नाम था वही हो रहा है, जिसका नाम पुराने वाला अस्ताना जो नाम है वो दोबारा से वही रखा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो अभी तक की परिस्थितियां तो ऐसी थी कि ये एक बातचीत होती रहती है हमेशा कि भाई कलर रेवोल्यूशन ला करके, और जो भी डिक्टेटरशिप का रिजीम चल रहा है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में या यूरेशियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर यूएसए की इंटरवेंशन की वजह से वो कलर रेवोल्यूशन आकर के और रिजीम चेंज हो सकता है। कलर रेवोल्यूशन को कल के वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, कल का जो सेकंड वीडियो मैंने शेयर किया है शाम के टाइम का, ठीक है, न्यूज़ और एक्सप्लेन्ड वाला, वो देख लेना। कलर रेवोल्यूशन अच्छे से समझा दिया है, वो आप देख लेना। ठीक है, कल का मतलब हो गया आपकी 19 तारीख वाला जो है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर यार है, कलर रेवोल्यूशन को लेकर के कंसर्न रहते थे कि यूएसए जो है वो डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवा देगा, पर अब सच्ची बात तो ये है कि रशिया जिस तरीके से अपनी खोई हुई ग्लोरी को रिस्टोर करना चाहता है ना, वो ज़्यादा कंसर्निंग लग रहा है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, बजाय कि यूएस। ठीक है, अब इंडिया के लिए हम देखें ना, तो आज की परिस्थितियों में रशिया और वेस्ट के बीच में जितनी जल्दी शांति स्थापित हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चाइना अपनी पकड़ लगातार बना रहा है, वो कि हमारे लिए रिस्की है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। तो ऐसे में वेस्ट और रशिया के बीच में टेंशन्स होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहा है कि कैसे भी करके मैटर सॉर्ट आउट हो। तभी तो ना तो इंडिया ने बिल्कुल वेस्ट का सपोर्ट किया, ना बिल्कुल रशिया का सपोर्ट किया। इंडिया चाहता है दोनों को बिठा करके सेटलमेंट करवा दे, क्योंकि चाइना ज़्यादा अगर एग्रेसिव होता है तो उसका नुकसान इंडिया को डेफिनेटली उठाना पड़ता है, ये हम बार बार समझ चुके हैं। आज रशिया खुद एक अनविनेबल वॉर में फंसा हुआ है, तो रशिया भी देखो कहीं ना कहीं अपनी पकड़ को लूज नहीं होने देना चाहता। बस एक फेस ऑफ वाला मौका मिल जाए, वो कब मिले देखने वाली बात है। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो अब चेयर इंडिया के हाथ लग गई है, तो अब देखने वाली बात है कि इंडिया कैसे अपनी ऑटोनॉमी को, रीजनल ऑटोनॉमी को मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी,
उनके द्वारा भी आप देख सकते हो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो NSAs हैं उनको बुलाया गया था इंडिया में कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर के बातचीत हो, जिससे कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ एंगेज कर सकें। इसके अलावा दिल्ली ने तो रिपब्लिक डे के दिन मतलब गेस्ट के तौर पर सेंट्रल एशियन प्रीमियर्स को बुलाया था, पर वही बात है कोविड की वजह से वो लोग नहीं आ पाए थे। पर इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए और क्या किया जा सकता है? इनर एशिया में इंडिया अपनी कह सकते हैं ना कि अपनी पकड़ बनाने के लिए देखो सऊदी अरब और UAE जैसे कंट्रीज़ का भी साथ लिया जा सकता है। इंडिया देखो वैसे तो आपको पता है SCO की साइडलाइन में इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रेशप तैयप अर्दोगन टर्की के जो प्रेसिडेंट है उनसे मीटिंग भी की है, ठीक है ना। चाहे शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ से तो की नहीं बिल्कुल भी, उधर टर्की के प्रेसिडेंट से की है। कारण कि हम सेंट्रल एशिया को अगर देखें तो सेंट्रल एशिया का पुराना नाम तुर्किस्तान है, ठीक है, और तुर्किस्तान और टर्की कनेक्टेड हो गए, सीधी सी बात है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एंगेजमेंट का तरीका है। यूरोपियन यूनियन को भी एंगेजमेंट में लाने की ज़रूरत है इनके साथ में प्रॉपर, और इंडिया उनके थ्रू आ सकता है। तो यूरेशियन वैक्यूम जहाँ पर रशिया जगह छोड़ रहा है, चाइना पकड़ बना रहा है, तो हमारे लिए देखो डिफ़िकल्टीज तो बहुत सारी हैं, पर हम इसको यूटिलाइज जितना जल्दी करें उतना ठीक रहेगा, बेस्ट पॉसिबल मैनर में। तो ये है यूरेशिया में क्या सिनेरियो बन रहा है, कैसे हम हमारी कनेक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं और क्या चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सिक्योरिंग बेसिक स्ट्रक्चर। फाली एस नरीमन जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, इनके द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो इनका ये कहना है कि अभी 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया था 10%, उसको लेकर के अभी सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और रिव्यू करना था इसको, ठीक है। अब इसमें जो बार बार सवाल आ रहा था वो ये कि क्या EWS जो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है या नहीं। तो ऐसे में राइटर बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो शुरू कैसे होता है। देखो ये तो हमें हमेशा से पता है कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है अवेलेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इनके द्वारा कोई भी मान लो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, तो उनको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स गिवन है उनका वायलेशन करते हैं तो। पर सवाल ये आता था कि आर्टिकल 368 के अंडर में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं उन अमेंडमेंट्स की वजह से अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो क्या उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी डिबेट चली थी इसको लेकर के। देखो शुरू में हमें पता है कि कांग्रेस की इकलौती डोमिनेंस थी, मतलब सिंगल पार्टी डोमिनेंस थी 1989 तक लगभग चलता है, केवल 2 साल का पीरियड छोड़ दो 77 से लेकर के 80 तक का मान लो, है ना, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी मोरारजी देसाई जी की टाइम पे, और कुछ टाइम के लिए चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी, उसमें भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया था, बट ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस का ही डोमिनेंस रहा। तो उस टाइम पर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा रहता था कि भाई अब की बार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, पर सुप्रीम कोर्ट कोई क्वेश्चन नहीं उठाता था। जैसे 1951 में केस जाता है शंकरी प्रसाद और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, इसमें साफ साफ ये कह दिया गया था कि नहीं कोई बात नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो आगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो चलते रहेंगे, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी यही मुद्दा उठता है, अगेन वही बात बोल दी कि कोई बात नहीं है जी भाई, एक हेजिटेंसी चलती रही कुल मिलाकर कि भाई आर्टिकल 368 के अंडर में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया तो उसको आप स्क्रैप नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके की बातें हुई। फिर बाद में अल्टीमेटली 1973 में केशवानंद भारती केस आता है जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठती है, जिसने लगभग कई महीनों तक सबसे लंबे समय तक किसी मुद्दे पर डिबेट डिस्कशन हुआ तो अभी तक का ये केशवानंद भारती केस पे ही हुआ था, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन को लेकर के बातचीत थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन सही है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। अल्टीमेटली वर्डिक्ट आता 7-6 के रेशो में। 7 जजेस ने ये कहा कि भाई आर्टिकल 368 के अंडर में भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये डॉक्ट्रिन पहली बार 1973 के केशवानंद भारती केस में ही आया था, और बेसिक जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है ना उसका वायलेशन अगर होता है तो उस चीज़ को वहीं पर उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा,
ठीक है, चाहे वो आर्टिकल 368 के खैर आर्टिकल 368 के अंडर ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पर 6 बंदों ने बोल दिया कि जी ये तो गलत बात है, पर फिर भी मेजोरिटी तो मेजोरिटी है, 7 का फेवर जहां मिल गया तो वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहां पर आ जाता है कि चाहे फंडामेंटल राइट आप कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर रहे हो और अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो डेफिनेटली आप वहां पर खत्म कर दोगे उस अमेंडमेंट को। दैट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गया। अब इसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठे थे, सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन भी उठे थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन था वो कॉन्स्टिट्यूशन पे गार्जियन के तौर पे आके बैठ गया। मतलब अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करके सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट करता था केसेस को, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न करेगा कि हाँ जी हमारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। ये बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। फिर आप आगे देखो कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया था इसको सब्सटेंशिएट होने में और स्ट्रांगली डेवलप होने में, ये तो आइडिया आ गया था पर इसको भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। वो आगे हम देखते हैं कब फाइनलाइज हुआ कि हाँ जी बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक कह रहा है इंटीग्रल पार्ट है, ये तो डॉक्ट्रिन लगेगा ही। ये कब फाइनल हुआ उसमें भी अभी बहुत लंबा टाइम था। देखो कांग्रेस को 1971 इलेक्शंस में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी मिलती है इंदिरा गांधी की लीडरशिप में, गरीबी हटाओ वाला नारा वो सारी चीजें दी थी। ठीक है, अब आप देखो कि जून 12 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, इंदिरा गांधी के इलेक्शन से रिलेटेड, कौन सा 1971 का जो इलेक्शन था ना उसी में इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़े थे। कहाँ से? इन्होंने लड़े थे रायबरेली से। ठीक है, रायबरेली से चुनाव लड़े थे और इनके अगेंस्ट में थे राजनारायण। तो इन्होंने राजनारायण ने एक केस दायर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि भाई घपले करके इंदिरा गांधी चुनाव जीत करके आई थी 1971 में। ठीक है, तो इस तरीके से इस केस में आप देखो कि इंदिरा गांधी की जो ऑफिस थी वो खाली हो गई। कहने का मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दे दिया कि हाँ वाकई में करप्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे इंदिरा गांधी जो थी वो इलेक्ट होकर के आई है मिसेस गांधी, और वो गिल्टी हैं तो उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। फिर मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई बातचीत होती उसके पहले इंटरनल इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम वर्डिक्ट या फिर कह सकते हैं रिलैक्सेशन दे दिया था इंदिरा गांधी जी को। क्या कह के कि जी आप एमपी, आप प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तो छोड़ दो, एमपी के तौर पे आप प्रिजाइड कर सकते हो, पार्लियामेंट में बैठ सकते हो, और उसके बाद में हम जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं देते तब तक आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम नहीं करोगे। समथिंग इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने बात बोल दी। और इतने में फिर बाद में, ये 1975 की बात है, इतने में इंटरनल इमरजेंसी लगाई दी गई थी 25 जून 1975 को। और फिर जैसे इमरजेंसी लगी उसके बाद में 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उसमें क्या था प्रोविजन कि जी प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट को लेकर के जो कुछ भी हुआ है, जो भी पार्लियामेंट चेंजेस ला सकती है, उन चेंजेस को आप किसी भी बेसिस पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। दैट मीन्स आर्टिकल 30, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में 39 अमेंडमेंट लाया गया ना, इसके बेसिस पे क्या बोल दिया कि प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है उसको जुडिशियल रिव्यू में नहीं लाया जा पाएगा। ये बात इन्होंने बोल दी क्योंकि इनको लूप होल निकालना था। ठीक है, इमरजेंसी पीरियड था और उस टाइम पे सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई थी, पार्लियामेंट के हाथ में चली गई थी, और ये बात इन्होंने यहां पर अनाउंस करवा दी इस अमेंडमेंट के थ्रू। अब यहां पर बहुत बड़ा सवाल था कि भाई क्या वाकई में ये जो कुछ किया गया है ये बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से है या नहीं, क्योंकि डॉक्ट्रिन तो 1973 में आ चुका था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई ढंग से होती है अल्टीमेटली ये बात निकल के आती है, क्योंकि उसी टाइम पर इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे इंदिरा गांधी जी का ये निकल के आ ही गया था कि आज ही करप्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे ये इनका इलेक्शन हुआ है। तो ये एक तरफ तो जुडिशरी ने ये कह दिया कि इनकी सीट एकदम फिक्स नहीं है, भाई इन्होंने गफला किया है चुनाव के टाइम पे, और दूसरी चीज अमेंडमेंट करवा करके पार्लियामेंट ने क्या कर दिया कि जी प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट को लेकर के आप कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकते हो। अपॉइंटमेंट हो गई तो किसी भी केस में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए आप कोई काम नहीं कर सकते। मतलब इम्यूनिटी ज्यादा ही दे दी पार्लियामेंट में। तब जाकर के आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठती है 5 जजेस की, और इन्होंने, ये फर्स्ट केस था जब केशवानंद भारती केस के अंडर में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था उसको इंटरप्रिटेशन का मौका मिला, और केस का नाम था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने पहली बार अपनी तरफ से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकाला। मतलब डॉक्ट्रिन तो पहले आ गया था बट बेसिक स्ट्रक्चर को एक कहते ना कि यूज करना,
ठीक है, देखो कोई चीज हमारे घर में है, जब तक हम उसको यूज नहीं करते तो उसकी सिग्निफिकेंस का पता नहीं पड़ता कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो अब यूज हुआ, तो यूज होने के बाद में क्या निकला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल पार्ट है और ये अमेंड नहीं हो सकता। ओके, तो इस केस में केशवानंद भारती केस में जो 13 जजेस की बेंच ने जो 7-6 के तौर पे वर्डिक्ट दिया था, उसको एक और स्ट्रेंथ मिल गई इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस ऑफ 1975 में कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है वो वाकई में एक स्टील फ्रेमवर्क के तौर पे काम करेगी। जब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम आएगी, जब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाएंगे, तो इस डॉक्ट्रिन को डेफिनेटली रिकॉल किया जाएगा। तो आप देखो कि 2007 में, अब फिर 2007 तक पहुंचते पहुंचते इस डॉक्ट्रिन पे ऐसे सवाल उठते रहते हैं, पर 2007 तक आते आते आप देखो IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में साफ साफ कह दिया गया है ना कि केशवानंद भारती केस में जो बात बोली गई है ना बेसिक स्ट्रक्चर की, वो बिल्कुल परमानेंट रहने वाली है। और आज आप देखो कि शुरुआती 25 साल जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट में आने से, 1950 में एनफोर्समेंट में आया, 1975 तक जो था, आप देख सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया कहीं ना कहीं डेवलप हो चुका था। ठीक है, बट फाइनल जो एक कहते हैं ना पुश जो मिला था, वो इंदिरा गांधी वाले केस में मिला, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का नाम लेकर के आप एक प्राइम मिनिस्टर को सीधा हिट कर रहे हो। ये पहली बार हुआ था। क्यों? क्योंकि नेहरू जी और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, वो देखो हमारे जो कह सकते ना कि हमारी जो नेशनल स्ट्रगल थी उसमें लीडर थे, उनकी तो इमेज ही अलग थी। ठीक है, तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा बैकफिट पे था, तो इतना जल्दी वो काम करना मुश्किल था। पर अब जो थी वो पॉलिटिकल लीडर्स नए आ रहे थे, न्यू जनरेशन के, तो उन लोगों ने अपनी तरफ से जो काम किए वो ऐसे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से अमेंड करने की शुरुआत कर दी। तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी इंटीग्रिटी, अपनी इंडिपेंडेंस को, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस को एक्सरसाइज करना शुरू किया। तो शुरुआती 25 सालों में जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था ना, ये एंजाइटी का रिजल्ट था कि पता नहीं ये गवर्नमेंट्स जो है वो क्या करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, अब आप देखो 1989 से लेकर के 2013 तक सारी की सारी कोalition गवर्नमेंट्स रहती हैं। अब 2014 से 2019 की अगर बात करें तो दोनों में सिंगल पार्टी रूल चल रहा है, और 2019 में जो एनडीए गवर्नमेंट बनी है ये सुपर मेजोरिटेरियन रूल है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास में तो है ही 303 सीटें, 305 303 समथिंग कुछ है, और बाकी जो है वो कोalition वाली दूसरी पार्टीज ने सपोर्ट कर रखा है, तो मेजोरिटी की तो लोड है ही नहीं। तो सेम चीज जो है वो 1989 से पहले जो चल रही थी वैसा ही कुछ अभी देखने को मिल रहा है। तो अभी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है अगेन आ गया कि नहीं 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को रिव्यू करने में। तो ये है एवोल्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर का। अच्छा आर्टिकल था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल टाइम फॉर डिजिटल डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, आर्टिकल को लिखा है मानसी केडिया जी ने। देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि आज के टाइम पे हमें पता है कि इंटरनेट कितना ज़्यादा यूज़ हम करते हैं, और इंटरनेट का सिनोनिमस क्या बन गया है, गिनती की 5 कंपनियां। ठीक है, जिसमें आप एप्पल ले लो, अमेजोन ले लो, फेसबुक ले लो, ठीक है, और गूगल ले लो। ठीक है, ये बड़ी कंपनियां निकल करके आ रही हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ही आता है कि आज के टाइम पर हम, और हमारे देश की बात भी करें तो हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी पे। तो देखो हमारे यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना 2000 का, उसको रिप्लेस करने की बात चल रही है डिजिटल इंडिया एक्ट के बेसिस पे। ठीक है, नया एक्ट लाने की बात की जा रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा और जो लेटेस्ट ट्रेंड है उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसमें रेगुलेशन भी होगा प्रॉपर डिजिटल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, जिसमें एक तो होगा एंटी ट्रस्ट वाला मुद्दा। एंटी ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी काम करते टाइम पर कुछ भी एक जो लूप होल्स निकाल करके डिजिटल कंपनीज अपने काम करें, ठीक है, जिसमें उनको टैक्स ना देना पड़े, या फिर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है किसी भी कंट्री का उसको बाईपास कर दे, तो वो एक तरीके का एंटी ट्रस्ट बिहेवियर हो गया उनका कि भाई विश्वास करके आपको काम करने का मौका दिया था बट आपने हमारा विश्वास तोड़ दिया। तो वो हो जाएगा उनके खिलाफ में, उस कंपनियों के खिलाफ में काम करने का जो होगा वो एंटी ट्रस्ट सूट हो जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया एंटी ट्रस्ट। डेटा गवर्नेंस कि भाई डेटा को आप कहाँ ट्रीट करोगे, कैसे ट्रीट करोगे, प्रिवेसी कितनी क्या मेंटेन करनी है ना। इंटरमीडियरी लाइबिलिटीज जो कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बीच का काम करते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पॉइंट को और
टेक्नोलॉजी का एथिकल यूज हो। ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रख करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 को रिप्लेस करके नया एक्ट लाने की हम बात कर रहे हैं। अब देखो, हमने तो हमारी तरफ से इन बड़ी कंपनीज को कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मौका दिया है। हमने खुद ने हमारे लॉज को चेंज भी किए हैं। हाँ, इनको रेगुलेट करने के लिए भी चेंज किया, तो इनको एक तरीके से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी हमने चेंजेस किए हैं। पर हमें देखना है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेंड क्या चल रहा है। कुछ कंट्रीज ने ट्रेंड सेट किया है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन की बात करो तो वहाँ पर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन काम कर रहा है। इसके अलावा डिजिटल सर्विस एंड डिजिटल मार्केट्स एक्ट काम कर रहा है वहाँ पर, जो कि इन बड़ी कंपनियों को रेगुलेट करने का अच्छे से काम कर रहा है। यूके में देखा जाए तो डिजिटल रेगुलेशन कॉर्पोरेशन फोरम है, वो स्टैब्लिश किया है, जिसमें जो भी रेगुलेटरी कॉर्पोरेशंस हैं यूके में जो ऑपरेट करते हैं उनको साथ में लाया जाए। जैसे कंपटीशन अथॉरिटी हो, प्राइवेसी रेगुलेटर हो, चाहे टेलीकॉम रेगुलेटर हो या फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर हो, इन सबको एक साथ ला करके और फिर एक प्लेटफॉर्म पे बिठाना कि भाई साहब डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इन सबको इंटीग्रेट कर दिया है, तो इनको रेगुलेट भी फिर इंटीग्रेटेड मैनर में ही किया जाए। आपको पता होगा, हमने कल परसों डिस्कस भी किया था एक्सप्लेन पेज वाले वीडियो में, या आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि यूरोपियन यूनियन ने जो है वो गूगल पे फाइन लगाया है एंटी ट्रस्ट सूट के बेसिस पे कि उन्होंने गफले किए हैं वहां पर, या फिर जो लूप होल्स हैं उनका मिसयूज किया गया है। तो वो जो चीज़ है ना, वो क्लियरली शो करती है कि जो सोवरेंस हैं, जो सरकारें हैं, जो कंट्रीज हैं, उनको चैलेंज है इन कंपनीज से बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनियां बिल्कुल बंद हो जाए, नहीं, इनको प्रॉपर रेगुलेशन में लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम ये चीज़ें फुलफिल कर सके, ये इंटरेस्ट हमारे फुलफिल हो सके, जो कि हमने ऊपर है ये वाला, ये इंटरेस्ट फुलफिल हम करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन के अलावा देखिए यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी देखो इस तरीके के कामों पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, क्या है कि बिग टेक जो है, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, इनके इन्फ्लुएंस की वजह से, इनका जो ग्रोथ हो रही है इसकी वजह से इनका पकड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है पूरी सोसाइटी में, क्योंकि ये बॉर्डर्स तो चलती ही नहीं है डिजिटल। अगर देखें, आज आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कहाँ प्लेटफॉर्म है, कहाँ का प्लेटफॉर्म है, कहाँ ये मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो कहाँ स्टोर होता है, और कहाँ आप पूरी दुनिया में देखते हो। समझ गए? तो पॉइंट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पर इनकी प्रॉपर रेगुलेशन की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन बताते हैं कि 2019 में कश्मीर हिल, एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपनी तरफ से ये एक प्लान किया कि भाई मुझे जो है इन बड़ी कंपनियों को बिना यूज किए इंटरनेट के थ्रू लोगों से कनेक्टिविटी फिक्स करनी है। हालत खराब हो गई, बोले इन कंपनियों के थ्रू, ये बड़ी 5 कंपनियां जो हैं, इनके थ्रू मुझे जाना ही पड़ा अगर मुझे लोगों को कांटेक्ट करना था। इसका मतलब क्या हो गया कि आज के टाइम पे इंटरनेट जो है वो केवल इन बड़ी डिजिटल कंपनीज का नाम ही रह गया और कुछ बचा नहीं है। मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना ये बड़े, ये ही गेटवेज बन चुके हैं इंटरनेट के लिए। ठीक है, अब कुछ प्राइवेसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं कि हाँ भाई, प्राइवेट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें, उनको सपोर्ट किया जाता है कि इन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, पर सवाल यह है कि क्या हमारे पास में इनको रेगुलेट करने के लिए फुल प्रूफ कोई रेगुलेशन है? तो जवाब ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी स्विच होती है, इतनी जल्दी चेंज होती है कि उनको चेंजेस लाना जो रेगुलेटर है उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ओवरऑल देखा जाए, जिस तरीके से यूरोप ने डिजिटल मार्केट्स एक्ट इंप्लीमेंट किया है, बाकी दूसरे जो लॉज इंप्लीमेंट किए हैं, जिसमें इन फॉर्म्स को गेट कीपर फॉर्म के तौर पे बोला जाता है, एग्जैक्टली यही ट्रीटमेंट इनको मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो G20 कंट्रीज की बात की जाए या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, यहां पर पॉइंट ये हाईलाइट किया जा रहा है कि रॉबर्ट फे, जो कि सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस एंड इनोवेशन के से एसोसिएटेड है, इनका ये कहना है कि कुछ कंट्रीज मिलके तो काम कर रहे हैं इन डिजिटल कंपनीज को रेगुलेट करने में, या फिर कुछ इश्यूज पे तो आप काम कर सकते हो, बट जब बात आती है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इन कंपनीज को रेगुलेट करना, वो बहुत चैलेंजिंग है। अब उसके पीछे देखो, G20 कंट्रीज की बात करो या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, इनकी तरफ से एक मूवमेंट चल रहा है, इनकी तरफ से एक काम चल रहा है कि भाई जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म्स, दैट मीन्स वो प्लेटफॉर्म जो डिजिटली काम करने वाली कंपनियां हो गई और उन पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, लेबर हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए
एक इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम डेवलप करने की बात चल रही है कि कम से कम उनके मिनिमम अधिकार तो हो, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोग हैं, नौकर की तरह, ठीक है, लेबर की तरह। सेम चीज अगर देखा जाए तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको डिजिटल करेंसीज लॉन्च कर देनी चाहिए, खुद के डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। जैसे कि हम भी तो इस पे काम कर ही रहे हैं ना, नेशनल डिजिटल करेंसी वाले पे हम, कि भाई आरबीआई खुद अपनी एक डिजिटल करेंसी नंबर 2022 तक लॉन्च कर देगा। तो ऐसे में पैचेज में तो आप काम कर रहे हो। जैसे आईएलओ की बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लेबर्स के लिए काम कर रहा है। अगर G20 की बात करें तो ये कंट्रीज मिलकर के डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पर सवाल ये आता है कि क्या ये कंपनियां इतने से डोमेन में काम कर रही है कि इनका डोमेन तो बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड है। ये तो क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं, इंटरमीडियरी के तौर भी काम करते हैं, गुड्स का भी आना जाना होता है, सारी चीजें आ रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन कंपनीज पे प्रॉपर रेगुलेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कंट्रीज हैं उनको तो साथ में आना ही पड़ेगा। फिर बात बताई जा रही है कि ओईसीडी कंट्रीज के द्वारा एक आइडिया दिया गया पहले, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट, और वो आज के टाइम पे बहुत हद तक हेल्पफुल हो पाया है। मतलब ये हुआ कि ओईसीडी कंट्रीज जो हैं, ओईसीडी के बारे में एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना आप, ठीक है। अब आप देखो इनके द्वारा ये आइडिया दिया गया था कि एक कंपनी हेडक्वार्टर तो कहीं और खोल के बैठती है और फिर दूसरी जगह जाकर के बिजनेस करती है, और बिजनेस से फिर पैसा निकाल करके और लाती है अपने हेडक्वार्टर वाले कंट्री में। अब हेडक्वार्टर कहाँ पे खोल के रखती हैं ये कंपनियां? वहां पे जहां पर टैक्स बहुत कम देना पड़ता है। अब होता क्या है कि यहां पर इस कंट्री ए और ये कंट्री है बी। अब ये जो ए कंट्री है और बी कंट्री, इन दोनों के बीच में होती है एक तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होती है इनके बीच में, और उस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में जो लूप होल्स हैं उनका फायदा उठाती हैं ये कंपनियां। कैसे? कि हेडक्वार्टर यहां पे खोल दिया, टैक्स कम लगता है, ये ले जाकर के इन्वेस्ट कर देंगे इस बी कंपनी में, पैसा कमाया बी कंपनी से और ला करके और अपने हेडक्वार्टर में अपना प्रॉफिट दिखा दिया और पेमेंट दे दिया टैक्स का, कहां पर? कंट्री ए को, जहां पर टैक्स है कम। तो इस परिस्थिति में क्या हो गया कि इन्होंने एक तो यहां से पैसा कमाया, वो टैक्स हो गया यहां पे, और दूसरी चीज कि लूप होल्स निकाल करके ना तो बी को टैक्स देते हैं ना ए को टैक्स देते हैं। इस तरीके की परिस्थितियां जो बनती हैं इसको बोलते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि भाई कैसे भी करके प्रॉफिट कमाना है इंटरनेशनल मार्केट में। पर जब ओईसीडी ने ये कंसर्न रेज किए कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है, तो उस चीज को टैकल करने के लिए सभी कंट्रीज ने कंसेंसस दिया कि नहीं, और आज के टाइम पर बहुत हद तक रेगुलेशन में लाना पॉसिबल हो पाया है जो भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको। पर सवाल यह है कि आज की परिस्थितियां तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा चल रही है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म चैलेंजिंग है, तो ऐसे में एक कॉपरेशन आना जरूरी है। ज्यादा भी नहीं तो एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट, जो कि अभी यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएस, यहां पर हम देख सकते हैं, इवन यूएस खुद भी है ना, वो भी पुराने जो कंपटीशन टूल्स हैं उनको साइड में रख करके और नए सिस्टम पे काम करना चाह रहा है कि भाई ये जो कंपनियों का जो मर्जर होता है, जैसे हम फॉर एक एग्जांपल के तौर पे लें कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को टेक ओवर किया, मर्ज किया इन कंपनियों को साथ में, तो इसके पीछे क्या इसके मायने थे? सवाल उठते हैं बहुत सारे कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को क्यों टेक ओवर किया? क्योंकि पता था कि कल को नहीं ये दोनों हमारे लिए चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। तो मर्जर के पीछे का इंटेंट क्या है उसको फाइनलाइज करने के लिए यूएस भी इस चीज को समझ रहा है। तो इसी तरीके से, और इसमें आप देख सकते हो कि इन कंपनियों को अगर मर्जर के लिए अलाउ किया गया तो उसका, अगर आप कंपटीशन को किल करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो वो तो एंटी ट्रस्ट हुआ कि नहीं। तो ऐसे में उनके खिलाफ में कार्रवाई होना एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो देखो आज के टाइम पे डिजिटल सोवरेंस हैं वो कॉमन प्लेस बन चुके हैं। आज हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश अलग है, किसी दूसरे देश में कुछ और हो रहा है। बस यही है कि कंपनी एक ही ऑपरेट कर रही है थ्रू आउट वर्ल्ड। तो ऐसे में सभी कंट्रीज को साथ में आकर के कोलैबोरेटिव मैनर में काम करने की जरूरत है। ठीक है, कंट्रीज को साथ में आना होगा। अब साथ में आकर के बैठेंगे तो सब लोग अपनी अपनी गाथा गाएंगे, सब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहेंगे। जैसे चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन, सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। यूएस जो है वो कहेगा कि हमारी कंपनियां हैं, इनको आप कैसे लगाम लगा सकते हो। चाइना ये कहता है कि हम एंटर ही नहीं होने देंगे इन कंपनियों को हमारे यहाँ पे। और यूरोपियन यूनियन कहता है कि भाई प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, कहीं पे हमारी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। अब देखो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथों में है, तो एक ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क लाने की जरूरत है।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सबके लिए एकदम फुलफिलमेंट हो। एक कम से कम मिनिमम डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क तो तैयार हो सकता है ना, मिनिमम स्टैंडर्ड तो फिक्स किए जा सकते हैं ना, एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जिससे कि जो सोवरेंस हैं, कंट्रीज हैं, वो भी नेशंस हैं, वो भी अपने हिसाब से काम कर पाएं और ये कंपनियां जो हैं उनके लिए चैलेंज भी ना क्रिएट हो। और दूसरी तरफ कंपनियों को भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अलग अलग कंट्रीज में जब ऑपरेट होता है तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग आइडियोलॉजी होती है और आइडियोलॉजी बहुत प्रॉब्लम आती है। भाई एक कंपनी है ट्विटर, वो यूएसए में भी ऑपरेट हो, वो इंडिया में भी ऑपरेट हो, वो चाइना में भी ऑपरेट हो, कहीं पर भी ऑपरेट हो, तो अलग अलग आइडियोलॉजी का फर्क पड़ता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में एक मिनिमम अगर फ्रेमवर्क, रेगुलेशन फ्रेमवर्क अगर डेवलप कर दिया जाए तो उसका बेनिफिट कंपनियों को भी होगा, कंट्रीज को भी होगा। और ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि आज के टाइम पे बॉर्डरलेस डिजिटल इकोनॉमी का टाइम आ चुका है। बड़ी कंपनियां जो हैं वो इफेक्टिवली काम कर पाए और वो इंडिपेंडेंट और यूनिलैटरल एफर्ट्स ना लगाएं। इसमें एक बैलेंस बनने की जरूरत है कंट्रीज एंड कंपनीज के बीच में। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है और बोले सही टाइम और इंडिया को ये पहले अच्छे से कर देनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात आती है ना, तब इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ एक साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार भी है क्योंकि ये हो गया ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है। बाकी बचे हुए आर्टिकल आप आगे देख लेंगे, कभी आएंगे तो कुछ और एक दो आर्टिकल्स हैं वो देख लेंगे। थैंक यू।